नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है, मनीष कश्यप, जिनको सन ऑफ बिहार कहा जाता है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कुंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, मेरा आपसे सीधा पहला सवाल है कि क्या आप भी एक यूट्यूबर हैं? हम्म। और अभी हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया का बहुत ही विवादित बयान आया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर क्या होगी? दूसरी, क्या आप चाहते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया गिरफ्तार हो? और गिरफ्तार हो तो कब तक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? और अब तक गिरफ्तारी देखिए, उनकी क्यों नहीं हुई? मैं ये नहीं चाहता हूं कि रणबीर इलाहाबादिया गिरफ्तार हो। मैं ये चाहता हूं कि रणबीर इलाहाबादिया का यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा जो है अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाए। गिरफ्तार होंगे, 7 दिन के अंदर बेल मिल जाएगा। आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात कर लीजिए। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसके तहत जो है इनको 2 साल 3 साल जेल में रखा जा सके। नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है एक वीडियो बनाया है, वो हेट स्पीच में जाएगा और उसमें जो है उनको बेल मिल जाएगा। बेल मिल जाएगा, उनके फॉलोअर बढ़ेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। वो जो चाहते थे वो हो जाएगा उनका पूरा। यूट्यूब के माध्यम से उनको पैसा मिलेगा, उनका टीआरपी बढ़ जाएगा, बॉलीवुड में जाके फिल्मों का फिर से प्रमोशन करेंगे। लेकिन अगर रणवीर इलाहाबादिया का कमर तोड़ना है, या इस प्रकार के जितने भी यूट्यूबर हैं जो भारतीय संस्कृति सभ्यता पे कुठाराघात पहुंचाते हैं, अगर इन लोगों को सबक सिखाना है, तो जैसे भारत के खिलाफ चाइना का प्रोपोगेंडा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले कुछ यूट्यूब चैनल को जो है केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ब्लॉक कर दिया था। वैसे ही रणवीर इलाहाबादिया का यूट्यूब चैनल, समय रैना का, या वो जो लड़की है जो भद्दे भद्दे कमेंट्स करती है, और ऐसे ऐसे जितने भी, एक पंजाबी सिख जो है इन्फ्लुएंसर भी वहां पे गए हैं, जिनका उम्र जो है 60 साल से ऊपर है, और इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। कंटेस्टेंट जो आए हैं उनके माँ बहन के बारे में, माँ के बारे में, कि माँ को भेज दो मेरे पास। अरे इतने गंदे गंदे, मतलब कि मैं आपके चैनल पे जो है कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे सभ्य लोग भी जो है वीडियो को देखते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को अगर सबक सिखाना है, तो इन लोगों का यूट्यूब चैनल डिलीट किया जाए, इन लोगों का इंस्टाग्राम डिलीट किया जाए। लेकिन मनीष जी, यूट्यूब डिलीट किया जाए, इंस्टाग्राम डिलीट किया जाए, सोशल मीडिया से इनको बाइकाट किया जाए, यह तो एक बात है जो आप कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ताकि एक कड़ा संदेश लोगों के मन में जाए? भले ही वो गिरफ्तारी देखिए, 7 दिन की हो। गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होगा, ये 4-5 गाड़ी से जेल जाएंगे, वीडियो बनेगा, मीडिया में चलेगा, हो गए रणबीर इलाहाबादिया गिरफ्तार। उसके बाद से वहां से जब तक बेल नहीं होगा तब तक उनका मीडिया में चलेगा। फिर 7 दिन के बाद जेल से निकलेंगे, 200-400 गाड़ियों के काफिला के साथ। उनके फॉलोअर जो है उस समय जो है सीधे डबल हो गए रहेंगे। तो प्राइमरी गिरफ्तारी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं यूट्यूबर हूं, मुझे पता है। प्राइमरी गिरफ्तारी नहीं है। प्राइमरी पहले तो उसी दिन उनका यूट्यूब चैनल डिलीट कर देना चाहिए। उसी दिन डिलीट कर देना चाहिए उन्हें। उसी दिन जो है सस्पेंड कर देना चाहिए यूट्यूब चैनल। और उसके बाद से जो है भारत का कानून जो है, उस कानून के हिसाब से जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, मेरे खिलाफ बिहार सरकार के पास कोई सबूत नहीं था, तेजस्वी यादव के पास कोई सबूत नहीं था। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। उन्हें पता था कि सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो भी बनाया होगा, तो इसको जो है हफ्ते भर में या 10 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर सारे केस में बेल लेके निकल जाएगा ये बाहर। तो उन लोगों ने गलत तरीके से मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब भारत का सबसे खतरनाक धारा मेरे ऊपर लगा दिया। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच, जिसने 6 महीने के अंदर अंदर एनएसए को क्वेश कर दिया। क्वेश मतलब कि क्वेश का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर जो लगाया गया है वो गलत लगाया गया है, इनके ऊपर एनएसए बनता ही नहीं है। क्वेश कर दिया। और मतलब कि क्वेश मतलब कि निराधार था बिहार वो। सरकार। हाँ, वो मेरा मेरा बहुत बड़ा जीत था। अब बताइए, मैं सड़क पे हम्म, वीडियो बनाता हूँ, हम्म, मैं नाला का हम्म। वीडियो बनाता हूँ, रोड का वीडियो, हॉस्पिटल का वीडियो, स्कूल का वीडियो बनाता हूँ, बिहार में करप्शन के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे ऊपर 6 केस तमिलनाडु में, 4 केस बिहार में और एक एनएसए, टोटल 11 केस लगाया जाता है। एनएसए इसलिए लगा दिया जाता है कि किसी केस में बेल ही नहीं मिलेगा इसको। जब तक एनएसए नहीं खत्म होगा तब तक ये जेल से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन रणबीर इलाहाबादी है, जो भारत के संस्कृति सभ्यता पे हमला करते हैं, जो माँ बाप और बच्चों के संबंध को इतना गंदा, इतना मतलब कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी परिवार वाले वीडियो देखते हैं। वहां पे समय रैना कहता है कि 2 करोड़ रुपया दूंगा, आके मेरा ये कर लो, वो कर लो, इतने गंदे गंदे वर्ड्स।
अब बताइए, और इन लोगों को बदले में क्या मिलता है? अक्षय कुमार इंटरव्यू देते हैं। इन लोगों को बदले में क्या मिलता है? वरुण धवन इंटरव्यू देते हैं। इन लोगों को बदले में क्या मिलता है? जॉन इब्राहिम ऐसे करके इन लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इन लोगों को बदले में क्या मिलता है? नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल जाता है। तो इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। पहले तो इनसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए, उसके बाद से जो है इनके यूट्यूब चैनल को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, एकदम हमेशा के लिए परमानेंट सस्पेंड। और उसके बाद से जो है इन लोगों को जो है जहां जहां केस हुआ है वो केस का सामना करे और जेल जाए। असम में भी केस हुआ है इन लोगों के ऊपर। असम में भी जो है, असम में तो इन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा, बाकी सारे जगहों पे ये लोग जो भी करे, लेकिन असम में तो जेल जाना ही पड़ेगा। अच्छा मनीष जी, अब आपसे एक जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूं मैं। आपको हम्म। सन ऑफ बिहार कहा जाता है। हम्म। मैं आपका बैकग्राउंड पढ़ रहा था तो मुझे ये मालूम हुआ कि आपने सिविल से इंजीनियरिंग की है महाराष्ट्र से, हम्म। और आपने फिर कोई प्राइवेट नौकरी नहीं की, फिर आप बिहार की जनता के सामने कर उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप आपके मन में ये कैसे आया कि आप एक पत्रकार बने। क्योंकि जिस तरह से आप खबरों को दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी है, तो ये माना जाता है कि आप बड़े संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं, और यही शायद पॉपुलैरिटी आपके उस जेल जाने का एक कारण भी बना था। मैं पूना में GH रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो पूना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उससे जो है मैंने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया। और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कुछ कंपनियों में काम किया। एक बार मैं बिहार आया था, बिहार आया था और मेरा DL खो गया था। मैं वागोली में एक जगह है, वहाँ पे थाना था, उस थाने में मैंने कंप्लेन किया था, और वो कंप्लेन मतलब कि थाना में जो FIR किया था उसका कॉपी भी मैं लेके आया था। मैं आया, हाँ। बेतिया गया और मैंने बोला कि मेरा DL खो गया है, मेरा DL बना दीजिए। तो उसने हाँ। जो है बोला कि घूस लगेगा आपका 3,000 रुपये। डायरेक्ट मांगा, डायरेक्ट, 2016 हम्म। की बात है, डायरेक्ट। उस समय जो है सोशल मीडिया पे लोग उतने एक्टिव नहीं थे, और जियो का डेटा उतने लोगों के पास नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वीडियोस वीडियोस कम लोग देखा करते थे। मैं DTO ऑफिस के नीचे आया और नीचे आके मैंने वीडियो बना दिया कि DTO ऑफिस में धांधली है, पैसा मांगा जाता है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करके पूना जैसे जगह से इंजीनियरिंग करके आया हूँ यहाँ पे, और मेरे से पैसा मांगा गया। आम आदमी को कितना दिक्कत होता होगा। लोगों ने कमेंट किया कि हाँ, सबसे पैसा लिया जाता है, जितने लोगों का DL बनता है सबसे, मतलब सबसे पैसा लिया जाता है। किसी से ऐसा नहीं है कि बिना पैसे का किसी से किसी का DL बनाया जाए। उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं, बाढ़ आया, बाढ़ पे वीडियो बनाया। उसके बाद से सर्विस सेंटर, एक बैटरी के सर्विस सेंटर में मैंने घुस के वीडियो बनाया, वहां पे बहुत धांधली हुआ था, 1 महीना तक हमको सताया गया था। उसके बाद से किसी ने बस से कचरा फेंका बिहार, बख्तियारपुर से आने के दौरान, बख्तियारपुर से पटना आने के दौरान, तो फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। फिर नगर निगम का जो है पानी का टंकी से जो है पानी कंटिन्यूअस ओवरफ्लो हो रहा था, तो पानी को बचाना कितना जरूरी है आपको पता है, उसका वीडियो बनाया। ये सारा वीडियो ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने सराहा। ट्विटर मतलब कि आपको पता है कि वहाँ पे ज्यादातर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, तो वहां पे लोगों ने सराहा, ट्वीट किया, छोटे छोटे क्लिप को काट के। उस समय रील का प्रचलन तो था नहीं, तो ट्विटर पे जो है वही जो वीडियो जाता था उसको जो है छोटे छोटे काट के जो है उन लोगों ने डाला। तो मुझे लगा कि नहीं, इन सब चीजों, और एक्शन भी होता था। कमाल की बात है कि एक्शन भी होता था। मैं अगर किसी ब्लॉक में जाके किसी अंचलाधिकारी के करप्शन को दिखा दूं, तो वो 1 हफ्ते के अंदर वहां से चले जाते थे कहीं दूसरे जगह। मैं किसी वीडियो के करप्शन को दिखा दूं तो वहां से चले जाते थे। मैं किसी रोड पे जाके और रोड में जो गड़बड़ी हो रहा है उसके बारे में दिखा दूं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है उस पे जो है ये लग जाता था, फाइन लग जाता था। तो मुझे लगा कि ये काम करेंगे तो बिहार में ज्यादा मतलब कि हम बिहार के लिए ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे करते गया, लोगों ने सराहा, और लोगों ने सराहा तो उसके बाद से जो है एक समय, मतलब जेल जाने से पहले, 2023 जेल जाने से पहले जो है मेरा यूट्यूब पे जो है 420 मिलियन पर मंथ व्यू था। 420 मिलियन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। मतलब कि उसके आसपास भी जो है भारत में कोई यूट्यूबर जो है उतना 420 मिलियन व्यू और 1 मंथ में नहीं अर्जित किया है। और मेरा उतना था, 420, 410, 390, 370 ऐसे रहता था। लेकिन उसके बाद से मैं जेल गया,
और जेल में जो है मैं किस प्रकार से काला पानी का सजा काटा वहां पे तमिलनाडु में, खाना का प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। मुझे एक सिंगल सेल में रखा गया। गर्मी के दिनों में तमिलनाडु में कितना गर्मी पड़ता है वो सबको पता है, और मदुरई जो है तमिलनाडु का हम समुद्री। मनीष जी आपकी वो कहानी भी पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे हम। लेकिन हम्म। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। वो कहानी बहुत ही हम्म। इंटरेस्टिंग है, आपकी जेल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे हम्म। दर्शक इसको जानना भी चाहेंगे। हम्म। आपका ओरिजिनल नाम जो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। हाँ। और फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी से आप मनीष कश्यप कैसे बने, और दोनों फिर जैसे निक आपका सफर निक सन ऑफ बिहार। निकनेम होता है, जो निकनेम है मनीष कश्यप जो है, निकनेम कॉलेज में स्कूल में लोग बच्चे कहते थे। और त्रिपुरारी कुमार तिवारी बाबा जी ने नाम रखा था, महादेव का नाम होता है। बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन में जो है समस्या होता था, त्रिपुरारी कुमार तिवारी। मैं बोल देता था तो वो लिख नहीं पाते थे कि इंग्लिश में क्या, कोई त्रिपुरी लिखता था, कोई त्रिपुरा लिख देता था। जी जी। ये चीज है। तो निकनेम मनीष कश्यप, उसके बाद से मनीष कश्यप के नाम से जो है, मतलब घर से ही सब लोग मनीष मनीष भी कहते थे। तो निकनेम है मनीष कश्यप। फिर बिहार में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने सन ऑफ बिहार कहना शुरू किया कि बिहार की बात करता है, बिहार का बेटा है। और अच्छे ढंग से, मतलब कि बिहार में अब पता नहीं किसी को बुरा ना लगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे पहले ग्राउंड पे उतर के और ब्लॉक में घुस के ठेकेदार के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। उसके पहले नहीं बनाया जाता, वीडियो नहीं बनाया जाता था। अगर कोई बनाता था तो गोली मार दिया जाता था, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता था। शहाबुद्दीन ने किस प्रकार से हिंदुस्तान के पत्रकार के ऊपर तेजाब डाल के जो है नहला दिया था, वो सबको पता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार में पत्रकारों को गोली मार दिया जाता था। और अभी भारत में सबसे ज्यादा पत्रकार अगर कहीं किसी राज्य में परेशान थे उस समय, तो बिहार में परेशान थे। बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हुई, हम लोग गए, आवाज उठाए, उन्हें इंसाफ दिलाए। तो मैं उस दौर में शुरू किया बिहार में। और उसके बाद से लगातार लगा रहा। मैं आरजेडी से भी सवाल पूछा, जदयू से भी सवाल पूछा, और मैं जिस पार्टी में हूँ बीजेपी में, उस पार्टी से भी सवाल पूछा। लेकिन जब मैं मैं जेल गया। मैं आपके राजनीतिक कैरियर पे भी आऊंगा। हम्म। मैं इसलिए पार्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं ताकि हमारे दर्शक जो है वो पूरी कहानी आपसे जाने, आप ही की जुबानी जाने। हम्म। 2018 में आपने अपना यूट्यूब शुरू किया, हम्म। यूट्यूब चैनल, अगर मैं सही हूं नहीं, तो। 2018 में मैंने जो ये होता है, यूट्यूब पे लॉगिन होता है, लॉगिन मैंने कर दिया था। मैंने हम्म, प्रॉपर तरीके से वीडियो डालना जो है वो 2020 में शुरू किया। प्रॉपर तरीके से हम्म, वीडियो डालना, प्रॉपर तरीके जी से। और जी। 2020 में भी कब, 2020 में दिसंबर में, नवंबर जी में तो बिहार विधानसभा चुनाव था, और मैं उस समय जी। तक चुनाव में व्यस्त था, बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त था। मैं चुनाव लड़ा, चनपटिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था, और मैं तीसरे नंबर पर रहा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे तीसरा नंबर मिला। तो मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन चूंकि मैं चुनाव हार गया था वहां पे। तो उसके बाद से मैंने शुरू किया। तो एक्चुअल में मैं 2020 दिसंबर से शुरू किया यूट्यूब। तो मतलब आप चाहते थे कि राजनीति में भी आप अपना कैरियर आजमाएं, देखिए, राजनेता भी बने। मैं यूट्यूब के माध्यम से समाज में जो भ्रष्टाचार है वही चीजें दिखाता हूँ। और मुझे 2019 में जेल डाल दिया गया था। मैं 2019 में जेल इसलिए डाल दिया गया था कि एक सतवरिया कॉलेज था, उसमें 443 बच्चों का रजिस्ट्रेशन का पैसा जो है वहां के प्रिंसिपल के द्वारा ले लिया गया था। और लेने के बाद जो है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया था। और वो 443 बच्चे जो थे वो दलित और पिछड़े समाज के थे। उसमें 443 में से 430 बच्चे जो है दलित और पिछड़े समाज के थे। और दलित और पिछड़ा समाज की बात सब लोग करते हैं। तो उस समय मैंने आवाज उठाया, उस कॉलेज के सामने जाके जो है हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद से उस कॉलेज का प्रिंसिपल जो है खुन्नस में मुझे जो है टारगेट कर लिया, क्योंकि उस पर कार्रवाई हुआ, उसे जवाब सवाल पूछा गया। और कार्रवाई क्या हुआ, मतलब कि उसे बुलाया गया, उसने पैसा दिया, और जो अधिकारी थे, जो शिक्षा पदाधिकारी थे, उन्होंने जो है केस को रफा दफा कर दिया। अगर रफा दफा नहीं किए होते तो 443 बच्चों का भविष्य बच जाता। उसके बाद से 443 बच्चों ने क्या किया, बेतिया में एक आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं नहीं था। वो आंदोलन हुआ, सड़क जाम हुआ बेतिया शहर का, और उसमें एफआईआर हुआ, और एफआईआर में मेरा भी नाम दे दिया गया। उन लोगों को लगा कि मैं ही जो है वीडियो बनाता हूँ और मैं ही मतलब कि इन लोगों को भड़काता हूँ। मेरा नाम दे दिया गया, मैं जेल गया उस समय। जेल जाने के बाद मैं जेल से निकला।
और जेल से निकलने के बाद मुझे लगा कि ये सिस्टम बहुत करप्ट है, और जब तक इस सिस्टम का हम लोग पार्ट नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और अभी वर्तमान समय में मोदी जी भी कह रहे हैं कि 1 लाख नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले गरीब परिवार और मिडिल क्लास फैमिली के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। 1 लाख। तो चाहे वो कहीं आप नायक नायक फिल्म से प्रभावित तो नहीं थे? नहीं, देखिए, रील और रियल में बहुत अंतर होता है। रील और रियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत बार जो है हम लोगों के ऊपर जो है हमला हुआ, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें हुई। तो और उसको जो है हम लोग रख नहीं सकते, ऑन कैमरा रख नहीं सकते, रखेंगे तो फिर हम ही लोगों को लोग फंसा देगा। बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, ये चीज है। तो रील और रियल में बहुत अंतर होता है। और किसी को अगर रियल पत्रकारिता के बारे में जानना है तो 365 दिन, 1 साल बिहार में आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। स्टूडियो रिपोर्टिंग नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, मतलब कि बगहा में जाके, वहां के ब्लॉक में जाके, और मधुबनी में जाके, वहां पे ठेकेदार अगर गलत रोड बना रहा हो तो वहां पे, कोइलवर में जाके बालू माफियाओं के खिलाफ, कोइलवर में बालू माफिया ऐसे इस प्रकार से गंद मचाए हैं, इस प्रकार से कि ये देश में नेशनल न्यूज होना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए कि आज जो है पूरा पटना शहर जाम रहता है उनके वजह से। जो गाड़ी जो है वो दूसरे रास्ते से निकलना चाहिए, वो गाड़ी वहां पे जाम लगाते हैं पूरा आरा और बक्सर में। तो वो अगर इन सब चीजों पे रिपोर्टिंग करेगा कोई 365 दिन, तो मैं समझूंगा कि हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वो रियल पत्रकार बने हैं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और रियलिटी देखना चाहिए। इतना खतरनाक रियलिटी है ना कि कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। मनीष जी, मेरा, चूंकि आप राजनीति पे बात कर रहे हैं, तो मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे, बहुत सीधा सा सवाल है कि आपने पार्टी चुनी बीजेपी, वजह क्या थी इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और मतलब कि कांग्रेस से हम लोगों का विचारधारा मैच नहीं करता है। आरजेडी से हमारा लड़ाई था, क्योंकि ये लोग अपहरण अपहरण इन लोगों का मेन प्राइमरी बिजनेस है, अपहरण करवाते हैं ये लोग। ये लोग जो है भ्रष्टाचार, ये लोग जो है रंगदारी, ये सब चीजें, ये लोग जंगल राज लाते हैं। तो इन लोगों से भी उतना विचारधारा मैच नहीं किया। बीजेपी से विचारधारा मैच किया तो बीजेपी में मैं शामिल हो गया। आपका आगे का प्लान क्या है? मतलब 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो क्या हम यह माने कि मनीष कश्यप जो है एक बार फिर चुनावी मैदान में आएंगे? और हाँ, चूंकि बिल्कुल। आप पश्चिमी पश्चिमी चंपारण से आते हैं, और पश्चिमी चंपारण का विकास वैसा नहीं हुआ जैसे बिहार के बाकी जिलों का विकास हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मनीष कश्यप के दिमाग में क्या है, उनका प्लान क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ना भी चाहते हैं आप, तो किस जगह से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगा कि किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में लड़ूंगा और 100% और अगर चुनाव अगर लड़ूंगा। टिकट आपके मन मुताबिक नहीं मिला, तो क्या फिर इस बार आप निर्दलीय चुनाव नहीं, लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना तय है, अटल सत्य है। एक बार मैं 2025 24 में चुनाव नहीं लड़ा, तो मुझे पता है कि उस समय जो है मुझे क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी थी। ये चीज है, मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% चुनाव लड़ूंगा। पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी को जो है कहाँ से मुझे चुनाव लड़ाना है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज, आपने पश्चिम चंपारण के बारे में बोला, इंटरनेट पे बहुत सारे जगहों पे दिया हुआ है पश्चिम चंपारण के बारे में जानकारी, कि पश्चिम चंपारण का उस प्रकार से विकास नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए था। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बिहार आए थे और वो पश्चिम चंपारण आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत का अगला महानगर, मतलब कि उस समय 4 महानगर था, अगला महानगर पश्चिम चंपारण का बेतिया शहर बन सकता है। क्योंकि उस प्रकार से वो शहर था, महारानी जानकी कुंवर ने बसाया था उस प्रकार से शहर, लेकिन वो शहर का उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बात सही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण करप्शन, बेतिया राज में चोरी, बेतिया राज का जमीन का बंदरबाट, और बाढ़। बाढ़। तो करप्शन, बेतिया राज में जमीन का बंदरबाट, चोरी और बाढ़, इन सब चीजों पे अगर लगाम लग जाएगा तो बेतिया का डेवलपमेंट उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में कहा था। क्योंकि बेतिया से पहला एशिया में नदी से नदी को जोड़ा गया था। बेतिया में पहला राजा ने जुड़वाया था, कोहड़ा नदी को जो है वो एक और नदी से बेतिया में जुड़वाया था, और बेतिया से डायरेक्ट जो है वो व्यापार होता था बनारस तक जाने का, जो है नदी से रास्ता था बेतिया से। अब वो रास्ता तो सब खराब हो गया नदी का, कहीं कहीं ये चीज है। तो इस प्रकार का वो शहर था,
और उस शहर में काम होना चाहिए, करप्शन जो है कम होना चाहिए, और बेतिया राज का जो जमीन है उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अभी पूरे बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा जमीन है तो बेतिया में है, राज का जमीन, मतलब कि बिहार सरकार का। बेतिया राज का जमीन अब बिहार सरकार का जमीन हो गया। वहां पे जो है आप इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर पार्क बना सकते हैं, आईटी पार्क बना सकते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट लगा सकते हैं, वहां पे स्टेडियम बना सकते हैं। ये सारा चीज एक साथ बना सकते हैं। अब बताइए, 15,000 एकड़ जमीन है, जिसमें 9,400 एकड़ जमीन जो है सिर्फ और सिर्फ बेतिया राज का बेतिया में है। 9,400 एकड़ जमीन जो है पूरे बिहार में आप ढूंढेंगे तो 1,000 एकड़ जमीन जो है आपको खाली नहीं मिलेगा। 1,000 एकड़ जमीन जो है आपको एक साथ खाली नहीं मिलेगा। बेतिया राज के पास 9,400 एकड़ जमीन है। अब सोचिए, बिहार के इकोनॉमी को जो है सीधे बूस्टअप कर सकता है, और देश के टॉप 3 राज्य में जो है बेतिया जिला जो है बिहार को ला सकता है, अगर बेतिया राज के जमीन का प्रॉपर तरीके से जो है प्लानिंग हो गया, और उसमें प्रॉपर तरीके से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी है, बेतिया राज के पास अपना एयरपोर्ट भी है। तो ये सारी चीजों का व्यवस्था हो गया, वहां पे इंडस्ट्री बन गया, सॉफ्टवेयर पार्क बन गया, तो ये सारी चीजें हो सकती है। मनीष जी, चूंकि आप भी बिहार से हैं और एक बड़ी उभरते हुए नेता कांग्रेस के कन्हैया कुमार भी बिहार से ही हैं, हम्म, और मैं मानता हूं दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं। हम्म, दोनों की राजनीतिक समझ अपने अपने स्तर पे बहुत ही अच्छी है। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार आपके लिए भविष्य में एक चैलेंज है? नहीं, और नहीं, अगर नहीं, है नहीं, तो कैसे, और अगर नहीं है तो फिर कैसे? नहीं, ना वो मेरे लिए चैलेंज है और ना मैं उनके लिए चैलेंज हूँ। वो भी सिंपल फैमिली से जो है अपना संघर्ष करके जो है जेएनयू में गलत तरीके से भाषण देके जो है वहां तक पहुंचे। चलिए ठीक है। अ, उनके संघर्ष में जो है वो जेएनयू का भाषण जो है मुझे पसंद नहीं है, एकदम नहीं पसंद है। मैं भी अपना सिंपल फैमिली से हूँ, अपना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए चैलेंज नहीं है। हाँ, हम दोनों तेजस्वी यादव के लिए जरूर चैलेंज है। तेजस्वी यादव जो है बिहार में किसी युवा को पसंद नहीं करते हैं। कन्हैया कुमार को जो है बिहार में बोल दिया है कि नो एंट्री, अगर तुम बिहार घुसोगे तो कांग्रेस से जो है हम अपना गठबंधन नहीं करेंगे। और इस डर के मारे जो है कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार को बिहार में घुसने नहीं देता है। कन्हैया कुमार बिहार में कभी भी आपको नहीं दिखे हैं, ना किसी ब्लॉक में दिखे हैं, ना किसी थाना में दिखे हैं, ना बाढ़ के समय में दिखे हैं, ना कोरोना के समय में दिखे हैं, ना किसी आपदा के समय में दिखे हैं, ना बिहार में किसी का शादी ब्याह हो रहा हो, या किसी को समस्या हो, या बिहार के बारे में कोई बात करना हो किसी भी टीवी चैनल या किसी भी डिबेट शो में, वो नहीं दिखते हैं। तो जो अपने जन्मभूमि को भूल जाता है उसको जो है पूरा दुनिया भूल जाता है, और वर्तमान समय में उनके साथ यही हुआ, जन्मभूमि को भूल गए और भूल के जो है दिल्ली गए चुनाव लड़ने, और वहां पे जो है चुनाव हार गए। अगर जन्मभूमि को नहीं भूले होते तो शायद उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। और एक न्यूज चैनल में उनके से पूछा भी गया कि पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वहां पे जो है आपको साइडलाइन कर दिया गया, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं घुसने दे रहे हैं, और वर्तमान समय में दिल्ली चुनाव में भी जो है आपको नहीं पूछा जा रहा है, यानी कांग्रेस भी लगभग लगभग आपको साइडलाइन कर दी है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि वो जो है बिहार की बात ही नहीं की है कहीं पे भी। कोरोना के समय में एक बिहारी का मदद नहीं की है। बाढ़ आया बिहार में, हर साल आता है, एक साल नहीं हर साल आता है, कभी दिखे नहीं। वो तो कन्हैया कुमार का अलग राजनीति है, मेरा अलग राजनीति है। हाँ, लेकिन हम दोनों जो है तेजस्वी के लिए जरूर खतरा है। और तेजस्वी आपके लिए कितना खतरा है? नहीं खतरा है, 9th फेल है, क्या खतरा है। बोलने नहीं आता है, मंच से जो है उल्टा सीधा गलत बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, ये चीजें हैं। लालू के लाल है इसलिए जो है वहां पे बैठे हुए हैं, अगर लालू के तो क्या लाल नहीं आपको होते तो क्या फिर। आपको नहीं लगता कि लालू यादव अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट करे? और शायद लालू यह एक यादव बड़ी वजह लालू थी यादव कि इतने जेडीयू से लालू गठबंधन यादव उनका टूटा। लालू यादव इतने स्वार्थी आदमी हैं, इतने स्वार्थी आदमी हैं कि उन्होंने अपने बारे में, पत्नी के बारे में, बेटा के बारे में और बेटी के बारे में सोचा, सिर्फ उसके अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तो अपने साले के बारे में भी नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपना 7 गो बेटी, 2 गो बेटा, पत्नी और अपने, बस, मतलब कि जो 11 लोगों का इन लोगों का है उसी के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा किसी के बारे में ये नहीं सोचते हैं लालू जी। लालू जी को क्या नहीं लगता है, समाजवादी नेता है लालू जी, कहता है लोग। जब समाजवादी नेता है तो बिहार में तेजस्वी के अलावा कोई नहीं है क्या जो नौवा से ज्यादा पढ़ा हो, तेजस्वी से ज्यादा दिमाग हो,
और वो जो है उसको सीएम बनाए लालू जी। लालू जी को समाजवादी नेता तब ना माना जाएगा जब किसी दलित को जो है सीएम बना देते, मुख्यमंत्री बना देते, किसी दलित को, किसी पिछड़े समाज के टैलेंटेड युवा को जो है वो सीएम बना देते। नहीं बनाए, उल्टा जो है दलितों का हक मार लिए। उनके गांव में जो सड़क बनने वाली थी तो अलकतरा घोटाला कर लिए, बोले कि दलित लोग रोड पे चलेगा, नहीं चलने देंगे हम, अलकतरा घोटाला कर लिए लालू जी। जब दलित और पिछड़े समाज के लोगों के लिए जो है मतलब कि मत्स्य विभाग के द्वारा चारा आया ताकि वो लोग अपने मवेशी को खिला सके चारा, और जिस प्रकार से श्वेत क्रांति हुआ गुजरात में, उस प्रकार से बिहार में भी श्वेत क्रांति हो सके, वहां पे अमूल का स्थापना हुआ, यहाँ पे भी अनेकों डेयरी फार्म का स्थापना हो सके, उस समय उन्होंने चारा घोटाला कर लिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े समाज के लोगों को हुआ। अपहरण इस प्रकार से उद्योग बन गया बिहार में कि उसके बाद से जो है बिहार की सारी कंपनियां बंद हो गई। जब सारी कंपनियां बंद हो गई तो बिहार में दलित समाज के और पिछड़ा समाज के जितने भी टैलेंटेड युवा थे, वो सोचे कि बिहार में अगर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उन लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और दूसरे राज्य में जाके जो है धक्के खा के, मार खा के, गाली सुन के जो है काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से स्वार्थी लालू प्रसाद यादव का बेटा जो है कभी भी बिहार का सीएम नहीं बन सकते। अच्छा मनीष जी, चूंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साल के अंत में चुनाव हो जाएंगे वहां। आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि चूंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट की है वहां पे, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते भी हैं वहां, लोगों से मिलते हैं, जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त बिहार में किस पार्टी की लहर है, पहला सवाल। दूसरा, जनता का मिजाज क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लहर है, और भारतीय जनता पार्टी जो है जीतेगी। गठबंधन में जो है जदयू भी है, गठबंधन में चिराग पासवान जी भी हैं, गठबंधन में जो है वो जीतन मांझी जी भी हैं, और भी कुछ लोग जो है छोटे छोटे दल जो है वो एनडीए गठबंधन में चुनाव तक आ जाएंगे। और एनडीए गठबंधन जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का अभी लहर है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और देखिए, जैसे जदयू के हर एक कार्यकर्ता, मतलब किसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है और इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की भी जरूरत नहीं है। जदयू का हर एक ईमानदार कार्यकर्ता चाहता था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, और जदयू का हर एक ईमानदार कार्यकर्ता वर्तमान समय में भी चाहता है कि नीतीश कुमार जी सीएम रहे। हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता, हम भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बने। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये पार्टी का ओपिनियन नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर सीएम है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी लेकिन जो है चाहते हैं अपने। आप चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं, आप कह हाँ। रहे हैं कि चिराग पासवान आपके साथ हैं। लेकिन कहा एनडीए तो यह भी गठबंधन। जाता है और माना यह भी जाता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में हम्म। अनबन रहती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। और देखिए, इसका असर 2020 में दिखा भी था चुनाव में, देखिए एक और परिवार होता 2024 है, के चुनाव में भी दिखा है। एक परिवार होता है जिसमें अगर दो तीन भाई हैं, उन दोनों की पत्नी है, बहन है, पिता है, माता है, तो सबका सबसे एक जैसा संबंध नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो वो संबंध जो है समय समय पे थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा सही होता है। विचारधारा सबका एक है कि किसी भी हाल में जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, और किसी भी हाल में जो है बिहार को जो है फिर से जंगल राज दल के नेताओं के हाथों में नहीं जाने देना है। सबका यही सोच है, सबका, वो चाहे चिराग जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के सारे नेता हो, चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी, चाहे जीतन राम मांझी, चाहे दूसरा पार्टी। लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दों पे जो है मतभेद होता है और वो चीजें मीडिया में भी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। उस पे जो है चिराग जी और उनके पार्टी को जो है ध्यान देना चाहिए। बाकी उनका पार्टी है, वो पार्टी के तो सर्वे सर्वा है। आप मनीष जी ये मानते हैं कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, मतभेद भी नहीं है। कुछ मुद्दों पे जो है वो अलग अलग विचारधारा हो जाता है, वो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए होता है। मतभेद मतलब कि लगातार मतभेद, लगातार, जैसे कांग्रेस अलग, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अलग, लगातार मतभेद है, मतभेद है, मतभेद है। लेकिन राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता है उनसे तो मतभेद नहीं होता है, ये चीजें। तो वो मतभेद भी नहीं है। कुछ विषयों पे जो है विचारधारा अलग हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद से जो है सब लोग एक साथ और एक ही लक्ष्य
देश में किसी भी हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, बिहार में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। ये आपका अनुमान है? ये सबका अनुमान है। बिहार में जो भी अच्छा, लोग चाहते तो हैं कि बिहार का आप विकास हो, तरक्की हो, वो लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार रहनी चाहिए बिहार मैं में। मैं वही आपसे वजह जानना चाह रहा था कि 2014 के बाद से हम्म। बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार फुल मेजोरिटी में कभी बीजेपी आई नहीं, ताकि उसकी सरकार बनी भी नहीं बिहार में। यह एक बड़ा मतलब समझना चाहूंगा मैं आपसे कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। दूसरा, हम्म। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पीके हम्म। कितना प्रभावशाली होंगे इस चुनाव में? देखिए, पहला सवाल का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। 2010 में जो है हम लोग मतलब कि विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिए थे। 2005 से 10 के बीच में जो काम हुआ था, उस काम को देख के जो है बिहार में हर समाज के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या आरजेडी का कोर वोटर जिसे यादव कहा जाता है, एमवाई समीकरण, वो सारा समीकरण ध्वस्त हो गया था। जातिवाद के नाम पे वोटिंग ही नहीं हुआ था। ये चीज है। 2005 में संघर्ष करके सरकार बनी, 2010 में जो है 5 से 10 के बीच में काम की, सरकार बहुत अच्छे ढंग से बनी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया गया, तो नीतीश जी हम लोगों से अलग हो गए। उसके बाद से जीतन मांझी सीएम बने। फिर 2015 में, 14 में चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है महागठबंधन को बुरी तरीके से हार मिली, बिहार में बुरी तरीके से हार मिली। उसके बाद से फिर जीतन मांझी जी को हटा के जो है नीतीश कुमार जी सीएम बन गए। 2015 में जो है नीतीश कुमार जी और आरजेडी एक साथ लड़ा चुनाव, और उनको जो है बहुमत मिला, और वो लोगों ने 17 तक सरकार चलाया। 17 में जो है फिर से नीतीश कुमार जी का मोहभंग हुआ आरजेडी से, और उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 17 से 20, और 20 में जब चुनाव हुआ तो हमें मेजोरिटी मिला। हम 100 के आसपास, 110 के आसपास सीटों पे हम लोग लड़े थे, और हमें मिला, मेजोरिटी मिला। सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बनी। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा। स्ट्राइक रेट जो है सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का रहा पूरे बिहार में। 2020 में हम 110 सीट पे लड़े, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। 80 से ज्यादा सीट हम जो है चुनाव में लेकिन जीते। सरकार तो अब नहीं उस बनी ना आपकी सरकार। सरकार सरकार तो हमारी ही बनी। 2020 में नहीं, सरकार हमारी ही बनी जब। सरकार सरकार तो गठबंधन की सरकार थी। हाँ, तो हम 110 सीट पे लड़े। हम 110 सीट पे लड़े बहुमत के लिए जो है हमें 122 सीट चाहिए। 110 सीट पे लड़े। 110 सीट पे लड़े तो हम चुनाव से पहले ये सोच के लड़े ना कि भाई हमारा गठबंधन का जो साथी है वो भी कुछ सीट लेके आएगा और हम सरकार बनाएंगे। फिर बीजेपी ने यह रिस्क क्यों नहीं लिया कि वो सारे सीटों पर लड़े और नहीं, अपने बल पर देखिए, सरकार बनाए? कैसे और अब तक गठबंधन वो में हो थे, नहीं पाया। हमारे साथ कुछ पार्टियां थी। हमारे साथ कुछ पार्टी थी, हम गठबंधन में थे, तो हम कैसे पूरे सीट पे लड़ सकते हैं?